नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। महाराष्ट्र में दोस्तों चुनाव के दौरान एक घटना घटित होती है। कहा यह जाता है कि जब चुनाव हो रहे थे तो जो मोबाइल में ओटीपी आता है वो ईवीएम के द्वारा आता है और उसके द्वारा ईवीएम हैक की जाती है। तो दोस्तों इसी घटना को आधार बनाकर एक पत्रिका जो महाराष्ट्र में चलती है उस पर लेख लिख देती है और उसी लेख का आधार बनाकर राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में ये भी कहते हैं इलोन मस्क को कोट करते हुए कि यूएसए में भी ऐसी घटना होती है जिसपे इलोन मस्क ने ट्वीट किया है। तो दोस्तों जब अब क्या कहा जाए, जब पिछवाड़े में डंडा पड़ता है तो सब सामने आ जाता है। उसी पत्रिका के पिछवाड़े में जब चुनाव आयोग ने डंडा किया तो पत्रिका ने माफी मांग ली, कहा कि ये फेक न्यूज है, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी है, अब वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो ट्वीट कर दिया और ये भी कहने लगे राहुल गांधी जी जो ईवीएम है ये ब्लैक बॉक्स है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखिए अनुराग भदौरिया जी जो है राहुल गांधी को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को सही ठहराते हुए, राहुल गांधी जी की सभी गलत बातों को सही ठहराते हुए रूबिका लियाकत जी से बहस कर रहे हैं। लेकिन रूबिका लियाकत जी अपने तथ्यों और फैक्ट के साथ राहुल गांधी जी की पोल खोलते हैं और अनुराग भदौरिया जी को भी अच्छी तरह से रगड़ देती है। तो दोस्तों डिबेट पूरी इंटरेस्टिंग है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि ब्लैक बॉक्स उसको कहते हैं कि जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, और ये ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। तो ये खुद ब्लैक बॉक्स है भाई। राहुल गांधी इज हिमसेल्फ अ ब्लैक बॉक्स। शोध करने की आवश्यकता है इन पे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर अभी भी ईवीएम पे इतना डाउट है तो सारा विपक्ष, ये हरा कुर्ता वाला इंक्लूडिंग, और कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे दे कि हम नहीं मानते भारतीय लोकतंत्र को ईवीएम से जो हुआ है। जितने जीत के आए सब इस्तीफा दे दे। हिम्मत है कि भाई ईवीएम से हुआ, हम जीत गए लेकिन हमें भरोसा नहीं, हम इस्तीफा दे देते। मतलब नैरेटिव बनाने का शौक है। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एलन मस्क ना हो गया आइंस्टीन की औलाद हो गए। उनको भारतीय लोकतंत्र की समझ हो गई कि उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्क्रैप कर देना चाहिए। अरे अमेरिकन ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा होता है, हिंदुस्तानी ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्रे एरिया इस्तेमाल करना है। ग्रे एरिया रहेगा तब ना। झूठ का नैरेटिव फैला के, झूठा प्रचार करके एक सीट जीत गए। अभी नाना पटोले कह रहे थे, मैंने सुना कि 10-15 सीट और जीत जाते तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। 93 और 15 जोड़ दीजिए, कहां से पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? अब 15 जरा इनको हरा कुत्ता को जिता दीजिए तो कहां से ये पीएम बन जाएंगे? मतलब ये लोग पागल हो गए। 4 तारीख के बाद मैंने कहा था ना अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, वही हाल जा रहा है इनका। अजय आलोक जो बात कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं कौन करेगा। सुनो आप, नहीं मैं कह रहा हूं कि दोबारा चुनाव करने को मत बोलिए। गूंज दूर तक चलेगी, गांव-गांव तक। दोबारा चुनाव करोगे तो 240 आए, 40 रुक इस्तीफा दे दो ना। हिम्मत जुटाइएगा और कर लीजिए, अपने नेताओं से बात करके दोबारा चुनाव करवा लीजिए। 40 में ना रुक जाओ तो आप कहना बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो। क्योंकि गूंज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं। देखिए सवाल ये है कि बार-बार ये बात हम सरकार बना के बैठे हुए हम हार गए। मैं समझ में आ रहा है मुझे आ रहा है। आलमत में है आप, रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती है, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई, फिर आपने रात में नींद खुल जाती है, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए भैया आपकी नींद कच्ची हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही है। आलमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है। आलमत में नींद नहीं आती। आलोक जी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप सहारे पे टिके हुए हो। सहारा कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं। और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। इतने गरीब गुरबा किसान है, फैशन डिजाइनर गजब। अरे भैया समाजवादी और फैशन डिजाइनर हमारा, आप पहन लोगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो हम लोग तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। अगर मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? अच्छा सुनिए, अरे अनुराग जी नहीं देखिए बड़े लाइटर नोट पर था। आप वाकई बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी था। हर बार आपका विरोध नहीं कर सकते। धन्यवाद आपको। तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। देखिए मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन कई बार आपने देखा होगा, लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है।
कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकाल, क्यों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं जब टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अनुराग पूरी मियां, बात हो जाएगी तब तो आपके जमीन आसमान का फर्क है। की बात कर रहे हैं, बीच में एक आपने आईफोन सपोर्ट मेरे पास, एक आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की सरकार थोड़ी है जो गिर जाएगी। आप मेरी बात तो सुनिए, अभी आपने कहा था सपोर्ट कर रहे, अब आधे पे ही आप कूद पड़े, अब बात ही नहीं सुनना चाहते। अब आधी बात पे आप कूद पड़े, एनडीए की सरकार थोड़ी है जो मैंने बात गिर जाएगी। मुझे अपनी बात समझा दिया ना। अभी आप सपोर्ट कर रहे तभी आपने आधे में, मैंने 15 सेकंड बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ होती है, उसके लिए एक अलग से स्ट्रांग रूम बनता है। एक बार रुकिए ना, मैल फंक्शन ईवीएम बॉक्सेस के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए, अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना, तो बात खत्म होगी ना। कैसे बोलने दूं? आप गलत गलत बातें यहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाएंगे और मैं आपको बोलने दूंगी। प्रवक्ता मैं हूँ, आप प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। आप एंकर ही रहेंगे, आप प्रवक्ता हमें रहने दो, मुझे बोलने दो, सवाल का जवाब दे दो। आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, फिर सवाल पूछेंगे, जवाब भी आप अपने हिसाब से दे देंगे। मतलब अपने हिसाब से इसको सूट कर रहा हूँ, कमाल की बात कर रहे हैं आप, बोलने नहीं देते। अरे मुझे प्रवक्ता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। ढंग की बात रखिए ना। मैल फंक्शन में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हो, हाँ ठीक है। मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। देखिए, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले सवाल उठाने वाले ईवीएम के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और जीवन नरसिम्हा राव की किताब में बाकायदा इस पे उन्होंने उल्लेख भी हुआ। तभी भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आज हम कह रहे हैं कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी, हम जीते हैं, जीतने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 2 बार सरकार बना चुके हैं, उसी समय आप कोई फैसला ले लेते कि देश में बैलेट से चुनाव होगा। 2009 में सरकार बनाई, तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जानना चाहता हूँ क्या मन में चोर है? क्यों मोबाइल लेके आपने घुस गया उसके अंदर में? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, मोबाइल लेके आप पोलिंग बूथ के अंदर क्यों गया? व्यक्ति सवाल है, कानून किसने तोड़ा? क्यों मोबाइल लेके सरकार बन गई? सब चोर था, ये सरकार नहीं बनी तो पोलिंग बूथ के अंदर, काउंटिंग के अंदर में मोबाइल कैसे गया? अरे वो झूठी खबर है, मोबाइल कैसे वो पहुंचा? झूठी खबर है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हैं? बाकायदा क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्या ओटीपी वाली खबर झूठी है। मोबाइल नहीं गया, मोबाइल लेके अंदर गया कि नहीं गया, पहले ये बताइए आप। मोबाइल लेके वो व्यक्ति अंदर गया कि नहीं गया था, पहले बताइए आप। 180 मोबाइल लेके कैसे सर? और बीजेपी के सपोर्ट के लोग मोबाइल लेके घुस जाएंगे काउंटिंग के अंदर में, अरे और आप कह रहे कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी और तमाम लोगों ने कहा था इस बार चुनाव में कि धांधली होगी, डंडा लेके पहुंचना। एक प्रकोष्ठ का नाम बताया था, बांस प्रकोष्ठ, भूल गए? लोकतंत्र पे ये प्रहार करने वाले थे आप लोग। अगर आप राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश का मतदाता थोड़ा गुमराह हो जाए कि ईवीएम खराब है, ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स कहने के पहले एक बार वो जिम्मेदारी से सोच लेते कि 2-2 जगह से वो जीतकर उसी ब्लैक बॉक्स से आए हैं जिसको वो ब्लैक बॉक्स ठहरा रहे हैं, और उनकी कांग्रेस पार्टी 99 तक पहुंची है। तो राहुल गांधी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के अपनी विश्वसनीयता पर देश की जनता में शंका पैदा कर रहे हैं। इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। ये देश पढ़ा लिखा है, समझदार है, जनता जागरूक है, वो समझती है। तो राहुल गांधी ने एक झूठ और भी बोला था ना, चौकीदार चोर है, बीजेपी जीती स्वीकार है, नहीं तो किया। उसमें से 34 चुनाव जो है वो कांग्रेस जीती है सर। ईवीएम कैसे रिग हो सकता है? और बाकी अन्य पार्टियों ने भी 54 छोटी जो अलग दूसरी पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, उन्होंने जीते ये चुनाव। उदाहरण दे देता हूं, राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए और गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। काउंटिंग नहीं कराया, धांधली का आरोप नहीं लगाया, वो 1 वोट से चुनाव हार को उन्होंने स्वीकार किया। राहुल गांधी से एक रिक्वेस्ट और तमाम विपक्षी दलों से, या तो आप ईवीएम पे चुनाव ही लड़ने मत जाइए, या अजय आलोक जी ने जो कहा है कि ईवीएम पे चुनाव लड़े तो सबको इस्तीफा दे दीजिए। ओके, बात आप कह रही थी रूबिका जी, नहीं आप कह रही थी रूबिका जी, आप कह रही थी कि बड़े देश की बदनामी हो जाती है। तब कहां जाती है भारतीय जनता पार्टी? जब पहलवान महिलाओं घसीटा गया तो देश की बदनामी, यहाँ पे हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाओं में तब क्या सबको सांप सूंघ गया था? तब आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? कमाल की बात, विपक्ष कोई बात कहेगा तो पूरे विश्व में हमारी बदनामी होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने यहाँ किसान आत्महत्या करेगा तो बदनामी नहीं होगी। यहाँ पे 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगेगा, बदनामी नहीं होगी। हथरस जैसा कांड होगा, आप कीजिए ना। सरकार को बदनाम कौन मना कर रहा है?
आपको पूरा हक है, विपक्ष है, आपका काम ही है कि उनकी किसी नीति के साथ आप ना रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब संवैधानिक संस्थाओं को, जब निष्पक्ष संस्थाओं को पक्षकार बता देते हैं ना, तब दिक्कत होती है, तब देश की बदनामी होती है। ये आपको दिखाई नहीं देता है। चुनाव आयोग का सरकार से कोई वास्ता नहीं है, आपको यही तो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही पर है प्रभु, इसे दुरुस्त कर दीजिए, फिर बाकी सारी चीजें तो होती जाएगी। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।